वो जो लॉन में बैठी वर्क गर्दानी कर रही थी मैगजीन की, उसका ध्यान मेन गेट के खुलने की तरफ हुआ। दुराब खान और नाजिया बेगम आए थे। वो फौरन उठकर उनके करीब आई और सर झुकाकर सलाम किया। नाजिया खान ने खुश असलूबी से और दुराब खान ने संजीदगी से उसे जवाब दिया था, बेटा चाय बनवा दें। नादिया बेगम ने उसे कहा तो वो ओके कहती अंदर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर बाद सरदार हश्तम और जैनब खान की भी आमद हुई थी। कहीं ये लोग शादी की बात तो नहीं करने आए, उसने फिक्र से सोचा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज सब उनके घर इकट्ठे हुए थे। वो खानसामा के साथ खुद भी तैयारियों में जुट गई, लेकिन दिल को एक धड़का सा लग गया था। आज बहुत दिनों बाद आए हैं आप दोनों, फजीला बेगम ने दोनों भाइयों को देखकर। बस वक्त ही कहाँ मिलता है, दुराब खान ने कहा। और फिर ऐसे ही हल्की फुल्की बातें होने लगी। मर्द हजरात अपनी बातों में मगन थे और औरतें अपनी। फाजिल कहाँ होता है आजकल दुराब? सरदार हश्तम की आवाज़ गूंजी तो सब मुतवज्जो हुए। वो शहर होता है आजकल। दुराब खान ने गहरी सांस भरी। खैरियत? इतनी देर तो वो घर से दूर नहीं रहता, अब की बार तो महीने से ऊपर हो गया है शायद। जी बस वो वहाँ अपना काम कर रहा है, दुर्राब खान ने संजीदगी से जवाब दिया। जैनब खान और फजीला बेगम चौंकी। ये तो बहुत अच्छा है। कौन सा बिजनेस शुरू किया है? लेकिन उसे क्या ज़रूरत थी? प्रोफेसर लगा है किसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन क्यों? क्या ज़रूरत है इतनी ख्वारी की, जब तुम्हारा सब उसका है? वापस बुलाओ उसे फौरन। अगर उसे इतना ही शौक है काम करने का तो यहाँ आकर अपनी ज़मीनें संभाली। सरदार हश्तम ने हतमी अंदाज में कहा, भाई साहब मैंने भी उसे समझाया है, लेकिन उस पर अपने बलबूते पर खड़े होने का भूत सवार हो चुका है। वापस बुलाओ उसको, शादी करो, सारे भूत उतर जाएंगे इसके सर से। महरीन के लिए ही तो कमा रहा है। अब की बार दुर्राब खान ने आम से अंदाज में हकीकत बताई। फजीला खान ने मुस्कुराते और हैरत से नाजिया खान को देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर तस्दीक की। उसने अपने गुलाबी जोड़े को देखा जो न ज़्यादा काम वाला था और न ज़्यादा लाइट। मेकअप पहले भी ना होने के बराबर था, अब मिट चुका था। उसने कपड़े लिए और चेंज करके बाहर आई। सोफे पर टिक कर उसके उठने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि शाहनवाज उसे खुद से पहले बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता था। वो उठा तो वो फ्रेश होकर सामने उसके सोफे पर बैठी थी। वो भी फ्रेश होने चला गया। 10 मिनट की वापसी के बाद भी वो वहीं बैठी मिली थी। महत खान को ये सब अजीब लगा। जाना नहीं है नीचे? ये पहला जुमला जिंदगी का उसने ऐन खान के रूबरू होकर कहा। नहीं मतलब आप तैयार नहीं थे ना? सीरियसली? आपको मेरी इजाज़त दरकार नहीं है ऐन खान, आप जा सकती हैं। ये कमरा हम दोनों का है, जितना मेरा उतना आपका। ऐन ने हैरत से उसे देखा। क्या जो अभी उसने सुना था वो ठीक था? महत खान ने हल्की मुस्कुराहट से सर हाँ में हिलाते दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो बाहर निकल गई। उसके जाते ही वो मुस्कुराहट दम तोड़ गई थी। रिश्ता बन गया था, निभाना था उसने। हाँ, कल की रात उसके दिल में दो चीज़ें थीं। क्या वाकई वो ये रिश्ता निभाना चाहता है, या फिर निभा भी पाएगा या नहीं? मुसलसल खामोशी के बाद जब उसने मज़ीद दिल को टटोला तो जवाब आया हाँ, जिससे वो खुद भी हैरान था। हाँ, इस मुकद्दस रिश्ते का कोई कसूर ना था और ना ही उन दोनों का। उन दोनों का हक था खुशियों पर। मुश्किल था सब, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मोहब्बत ना सही, लेकिन एक नॉर्मल ज़िंदगी तो गुजार ही सकते थे ना वो। उसने सबके साथ नाश्ता किया और सरदार हश्तम के कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे शेर, एक बात मानोगे? उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेते कहा। सारी बातें तो मानता हूँ, अभी भी पूछ रहे हैं? उसने मुंह बिसोरा। बस ऐसे ही मानते रहो, ताकि कल को तुम्हारे बच्चों को बता सकूं कि तुम्हारे बाप पर मेरा काफ़ी रोब था। वो भी मुस्कुराया। अब की मुस्कुराहट नकली नहीं थी। आप और ऐन हमारे मरी वाले घर में शिफ्ट हो जाएं, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। महत खान ने हैरत से उन्हें देखा। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ आप लोग अकेले रहें, कुछ वक्त इकट्ठे गुजारें और एक दूसरे को अच्छे से समझें। वो सब हम यहाँ भी कर सकते हैं। महत को उनका लॉजिक समझ नहीं आया। देखो बरखुरदार, यहाँ शाहनवाज है, अचानक से सब बदला है। ऐन बेटी के लिए मुश्किल है सब, और इस कमरे से हम जानते हैं आपके काफ़ी जज्बात जुड़े हैं। इस वक्त मुनासिब यही है कि आप सबसे दूर जाकर एक दूसरे के बारे में सोचें, और हमें यकीन है कि इस बार भी आप हमारी बात नहीं टालेंगे। ये चीटिंग है बाबा। नहीं टालेंगे क्या मतलब? मैं अपना मौक़िफ़ तो बयान कर सकता हूँ ना। नहीं, वो मुस्कुराए। मैं बदला लूँगा इन सब नाइंसाफ़ियों का आपसे। उसने थक कर उनकी बात मान ली। उनका शादी वाला फ़ैसला माना था तो चलो ये भी सही। वो रात को ही रवाना हो गए थे। ऐन नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वक्त का तकाजा शायद यही था कि बात मान ली जाए। वो सब प्लेट्स में रखती अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर के माहौल में अजीब सी खामोशी थी। वो औरतें सिर्फ हल्की फुल्की अंदाज में
सिर्फ औरतें ही हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। महरीन खान, क्या तुमने फाजिल खान को नौकरी करने का कहा है? सरदार हश्तम ने कहा तो वो चौंकी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सीधा महर से पूछ लेंगे। जी जी जी, तुम्हारी वजह से वो वहाँ धूप मिट्टी खाता फिर रहा है। इतनी ज़मीनें हैं तो बाहर कमाने की क्या तुक बनती है? कैसी खुराफात तुमने उसके दिमाग में डाली है? उनकी आवाज़ ऊंची हुई तो वो सहम गई। मैंने नहीं कहा। तो किसने कहा है उसे कि वो वहाँ प्रोफेसर लगे? ज़मीनें जायदादें छोड़कर अपनी? मुझे नहीं मालूम। रहने दें भाई साहब, जब बच्ची कह रही है तो हो सकता है इसे मालूम ना हो। दोराब खान ने कहा। कैसे ना मालूम हो? खैर, तुम फ़ोन करो उसे और वापस आने का कहो, दोराब खान ने उसे कहा। तो वो नम आंखों से उन्हें देखने लगी। बिना गलती के उसे इतना सुना दिया गया था, जबकि हकीकत उसे ठीक से मालूम भी ना थी। लेकिन इतना उसे अंदाज़ा हो गया था कि फाजिल खान वहाँ प्रोफेसर की जॉब कर रहा है। लेकिन क्यों? किसके कहने पर? उसने तो नहीं कहा था, तो फिर उसने उसका नाम क्यों लिया था? वो शदीद बदगुमान हुई थी। आज ही उसे फ़ोन करो और वापस आने का कहो। अब के वो आराम से बोले तो वो सर हिलाती बाहर निकल गई। लेकिन फाजिल खान के लिए उसके दिल में मज़ीद बदगुमानी पैदा हो चुकी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती बिस्तर पर औंधे मुँह गिरी। कई आंसू उसकी आंखों से बहे थे। उसने फ़ोन उठाया और उसका नंबर मिलाया। पहली और दूसरी बेल पर फ़ोन नहीं उठाया गया था। क्या मुसीबत है? ये नवाबजादे प्रोफेसर लगे हैं या एचओडी जो फ़ोन नहीं उठा रहे? वो जो लेक्चर दे रहा था। मुसलसल फ़ोन की वाइब्रेशन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। जानम का नाम स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ तो चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। किसी ने ये मुस्कुराहट बहुत गौर से देखी थी। वो क्लास को 10 मिनट पहले फ्री करता बाहर निकल गया। एक शख्स था क्लास में जिसे उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। उसने अपने कैबिन में जाकर कॉल बैक की और सर कुर्सी की बैक से लगाया। ज़हे नसीब, आज कैसे याद कर लिया हमें आपने? कॉल पिक होते ही उसने कहा, तुम वहाँ क्या करते फिर रहे हो फाजिल? मेरा मतलब है खान। उफ, इतनी उनसियत, वो भी हमसे, कि खान से सीधा हम जान हो गए। मुद्दे पर आओ। तुम्हारी वजह से आज मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है, अंदाज़ा है तुम्हें? अब के उसकी आवाज़ में नमी घुली थी। महर, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? हाँ, बहुत कुछ, कि तुम्हें इस जॉब के करने का मैंने कहा है, जबकि माँ बदौलत का अंदाज़ा भी नहीं था। मामू जान ने आज सबके सामने डांटा है मुझे। उसकी रुंधी आवाज़ से वो बेचैन हुआ। बाबा ने? नहीं, हश्तम मामू ने। ओके, उनकी बातों उनकी बातों का बुरा नहीं मानो। उन्हें नहीं पसंद आया होगा मेरा ऐसे जॉब करना। तुम वापस आ जाओ, ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? नहीं तो सब मुझे ऐसे ही सुनाएंगे कि मेरी वजह से तुम ये ज़मीनें, जायदादें और सो कॉल्ड जायदाद छोड़कर वहाँ धक्के खा रहे हो। ओके, काम डाउन, आता हूँ। कल वीकेंड है, सबसे मिलकर सब क्लियर कर दूंगा। डोंट यू वरी। हाँ, मेहरबानी। ओके, आंसू साफ करो और दोबारा मत रोना तुम। ये पहला जुमला था जो फाजिल खान ने इस्तेहकाक से बोला था और महर ने उसकी बात पर अमल भी किया था। चलो कल मिलते हैं, और हाँ, कल तक नाक बनवा लो, मुझे तुम्हें नोज़पिन में देखना है। वो जो फ़ोन काटने लगा था कुछ याद आने पर बोला, नेवर, मुझे नहीं पसंद, बता चुकी हूँ मैं, पर मुझे पसंद है और तुम करवाओगी, दैट्स फाइनल। तुम पागल हो गए हो फाजिल खान? और महर बीबी ने कटाक से फ़ोन बंद कर दिया। फाजिल खान दस्तक देकर अंदर आने वाली शख्सियत को देख कर रह गया। खाना खाएंगे? चूँकि सफ़र ज़्यादा लंबा न था और सारे इंतज़ामात सरदार हश्तम पहले ही करवा चुके थे, सो वो 2 घंटों की ड्राइव से वहाँ पहुँच चुके थे। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त कुछ भी खाने को बाहर से नहीं मिलेगा, महद ने कहा। तो घर पर कुछ? ऐन ने उंगलियां मरोड़ते कहा। घर का सामान हम कल खरीद लेंगे। भूख तो उसे भी लगी थी और वहाँ से निकलते उसके दिमाग में ये नहीं रहा था कि खाने को कुछ साथ ले चलते। अब सुबह ही खाना नसीब होगा। आ जाएं, सोते हैं। महद ने एक नज़र उसे देख फ़ोन सरदार हश्तम को करते अपनी खैरियत से पहुंचने की खबर दी और कमरे में चला गया। वो किचन में आई और यहाँ वहाँ देखने लगी। साफ़ सफाई नहीं थी, लेकिन इतना गंदा भी ना था किचन, क्योंकि कुछ मुलाजिम महीने बाद आकर उस घर की सफाई कर जाते थे। घर न ज़्यादा बड़ा था न छोटा। यहाँ सिर्फ वो बर्फ़बारी देखने आते थे, बस इसलिए कि उसने कैबिनेट खोले जहाँ कुछ कुछ मसाले थे। घी मौजूद था, चूँकि सफाई वाले पिछले हफ्ते ही सफाई करके गए थे। उसने आखिर वाला कैबिनेट खोला तो नूडल्स के 2 पैकेट पड़े मिले। उसे ज़ोरों से भूख लगी थी। निकलते वक्त वो दोनों इतना सोचों में गुम थे कि खाना ही नहीं खाया। उसने फ़ौरन 2-3 बर्तन धोए, मैगी बनाई और ट्रे में रखी। फ़िल्टर और फ्रिज वगैरह सब ऑफ था। वहीं नल से पानी लेती कमरे में चली आई। वो जो बिस्तर पर लेट चुका था आहट पर चौंका और उसे देखा, जो हाथ में ट्रे उठाए सोफे पर रख चुकी थी। वो हैरत से उठकर बैठा और मैगी के बाउल्स को देखा। ये कहाँ से आया?
पड़े थे किचन में। उसने आहिस्तगी से कहा, आ जाएं। एन ने एक नज़र उसे देखकर नज़रें वापस झुका ली। वो आकर बैठा और एक बाउल उठाया। उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं बैठी। बैठ जाएं। उसका खड़े होना उसे समझ नहीं आया था। पहले आप खा लें। अब की बार उसने झिझकते हुए कहा, क्योंकि उसने आज तक शाहनवाज के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। ठंडी हो जाएंगी बाद में, बैठें और खाएं। उसने कहा तो उसने थूक निकला। वो समझ गया कि वो उससे डर रही है। एन बैठें। पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुनते उसका दिल धड़का। कुछ अलग महात खान ने भी महसूस किया था। वो थोड़ा सा फासला बनाती बैठ गई और खाने लगी। खाने के दौरान उनकी कोई बात नहीं हुई। इसके बाद वो सो गए थे थकावट की वजह से। अगली सुबह वो जल्दी जाग गई थी। पूरे घर को साफ कर दिया था उसने, और उस वक्त उसे शदीद भूख लग रही थी। वो जो थक कर वापस ऊपर जाकर नहाने का सोचते दरवाज़ा खोल रही थी, तभी अंदर की तरफ से भी खोला गया, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। उसने ऐन को थामते दीवार के साथ लगाया, नहीं तो दोनों गिर जाते। लम्हों का खेल था। बैक वक्त दोनों ने एक दूसरे को देखा था। पहली बार महात खान को लगा कि उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी। लाइट ब्राउन आंखें, पसीने से बाल गर्दन और माथे पर चिपके, जो काफ़ी लंबे और घने थे। दुपट्टानेदार सादा शलवार कमीज़ पहने, हाथों में मौजूद थोड़ी सी चूड़ियाँ, नाक में चमकता लौंग, साफ शफाफ चेहरा, कटाऊदार होंठ और तीखी नाक। हाँ, वो हसीन थी। क्या वो ईज़ा शाह से ज़्यादा हसीन थी? पल में उसने उसका मवाज़ना किया। जवाब आया था नहीं। हाँ, वो उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सादगी में अपनी मिसाल आप थी। पहली बार उसे किसी की सादगी ने अट्रैक्ट किया था। आंखें खूबसूरत हैं आपकी ऐन, उसने धीमे से कहा तो वो होश में आई। पहली बार उसका लम्स, और ज़िंदगी में पहली बार उसकी तारीफ़ किसी मर्द ने की थी। वो खूबरू दिलकश मर्द अब उसका था, मुकम्मल तौर पर। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, बाल अच्छे और सिल्की थे काफ़ी उसके, जो माथे पर बिखरे थे। हल्की दाढ़ी, और सबसे मुतासिर कुन उसके चेहरे पर छाई लाली थी। उसके गाल हल्के गुलाबी थे, जो उसे मज़ीद पुरकशिश बनाते। हाँ, ऐसे तो लड़कियों के होते हैं, उसने दिल में सोचा, लेकिन लड़कियां इतनी हसीन नहीं लग सकती। उसकी तारीफ पर उसने उसे देखा। ये फसूं बहुत खूबसूरत था। महत ने अपना हाथ उसकी बैक की तरफ किया तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं, लेकिन जल्दी वो पीछे से दीवार पर लगा कील खींच चुका था। आपने क्या सोचा? न जाने क्यों, लेकिन वो ये सवाल पूछ गया था। एन ने थूक निकला और शर्मिंदगी से कुछ भी तो नहीं। वो पीछे हुआ तो वो नहाने चली गई और वो भी बाहर निकल आया। घर का सारा सामान लाकर उसने किचन में रखा, लेकिन ऐन खान उसे कहीं नहीं दिखी। जी सादिया बोले, सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। जिस दिन आपने करवाया था मैं लीव पर थी, और किसी फैलो से भी समझ नहीं आ रहा। सामने मौजूद लड़की शॉर्ट ब्लैक रंग के कुर्ते और नीचे पैंट में मलबूस थी। दुपट्टा निदार, बालों को पोनी में बांधा था। गंदुमी रंगत की वो सांवली सी लड़की प्यारी तो थी। सादिया उसके दोस्त की बहन थी, जिसकी मदद से उसे यूनिवर्सिटी का पता चला, इसलिए वो सादिया के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। ओके आए, मैं समझा देता हूँ। और फिर अगले 15 मिनट वो उसे उस टॉपिक को समझाता रहा। उसने समझा था या नहीं वो नहीं जानता था, क्योंकि उसकी खुद पर गाहे बगाहे निगाह वो नोट नहीं कर पाया। थैंक यू सर, नो नीड। उसने एक नज़र का चश्मा जो हाल ही में उसे लगा था उसे मज़ीद पुरकशिश भी बना रहा था, जो लगाते हुए कहा, सर कभी घर आए ना। उसने उंगलियां मरोड़ते कहा, जी भाई कह रहे थे। उसने सटपटाते कहा, जल्द ही किसी दिन, फ़िलहाल आप जा सकती हैं, क्योंकि मैं भी निकल रहा हूँ। उसने चीज़ें समेटते कहा। सादिया ने एक आखिरी भरपूर निगाह उस पर डाली और बाहर निकल गई। वो ऐसी लड़की नहीं थी, बहुत सुलझी हुई थी। यही वजह थी कि उसकी दोस्ती यहाँ किसी लड़के से नहीं थी। पढ़ाई में वो थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन भाई के ये दोस्त उसे पसंद आए थे। सुलझे हुए, दबंग किस्म का डैशिंग इंसान उसे पहली नज़र में ही भा गया था। वो भी आखिरी लेक्चर बंक करती घर के लिए निकल गई। चूँकि वो तो जा रहा था, उसका यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। वो जल्दी निकल आई थी, सो बस नहीं आई थी, इसीलिए रिक्शा रुकवाना पड़ा। वो जो गाड़ी निकाल चुका था, उसे ऑटो को हाथ हिलाता देख गाड़ी उसके पास लाया। बैठ जाए, मैं छोड़ देता हूँ। उसे उसका ऐसे सड़क पर खड़े रहना पसंद नहीं आया था, और अमान काफ़ी अच्छा दोस्त था उसका। वो गाड़ी में भी गाहे बगाहे छुप कर उसे एक नज़र देख लेती। दिल अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा। उसे ड्रॉप करने के बाद उसने घर आकर कॉफ़ी पीने के लिए पैकिंग की थी। अब उसे 2 दिन वहाँ गुजार कर उन सब के सवालों के जवाब भी देने थे, और जानम को भी मुलाकात का शर्फ बख्शना था। महर को सोचते उसके दिल अपनी जगह पर नहीं रहता था। अब वो बदल रहा था। उसने हर फजूल एक्टिविटी तर्क कर दी थी। हाँ, वो शख्स बदल रहा था बहुत, ये जाने बगैर कि यही मोहब्बत उसे तोड़ने वाली है, शीशे की तरह।
टुकड़े टुकड़े करने वाली है। अगली सुबह वो वापस अपने घर था। मामा बाबा के साथ नाश्ता करने के बाद वो नीचे तमाम खवातीन से भी मिल चुका था। सबको इस बार वो बदला बदला लगा, सुलझा हुआ। वो सब खवातीन के लिए अपनी पहली तनख्वाह से कुछ ना कुछ लाया था। अब वो सरदार हश्तम के कमरे में आया जहाँ मात खान पहले से मौजूद था। वो दोनों गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आओ बरखुरदार, बैठो। कराए नौकरी, भर गया मन। उन्हें लगा था वो छोड़ आया है नौकरी। नौकरी तो कर रहा हूँ और मन कभी नहीं भरेगा ताया जान। उसने मुस्कुराते कहा तो महत खान भी मुस्कुराया। उसके रंग ढंग तो महत को भी बदले हुए लगे और शायद वो वजह भी समझ गया था। क्या ज़रूरत है तुम्हें नौकरियाँ करने की खान? सब अपना है तुम्हारे पास। ताया जान, ज़रूरत नहीं, शौक़ है, लगन है, मुझे करना है। ये जो सब तुम्हारा है मेरी ज़िम्मेदारी है, जानता हूँ मैं। और फाजिल खान कभी अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागता। ये असल है मेरा, वापस यहीं आना है मुझे। बस तब तक मुझे खुद को जानना है कि मैं कितने पानी में हूँ। सरदार हश्तम ने सर हिलाया। उसकी बातों ने किसी हद तक उन्हें मुतासिर किया था। अच्छी सोच है फैज़ी, महत खान ने तारीफ़ की, क्योंकि वो हम उम्र थे और दोस्त भी। चलो बरखुरदार, जो चाहे करो, लेकिन वापस यही सब करना है तुम्हें। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जो हुक्म। वो झुका तो तीनों मुस्कुराए। वो वहाँ से निकल आया। शाम का वक्त था और अब वक्त था जानम से मुलाकात का। महर को सुबह से खबर थी कि वो आ गया है और लाशऊरी तौर पर वो उससे छुप भी रही थी। उसे पता था वो ज़रूर आएगा, इसलिए आज वो ऐन से मिलने भी नहीं गई थी जिसे रात में चले जाना था। उस वक्त भी उस पर सुस्ती चढ़ी थी, इसलिए वो कंबल में पड़ी थी। दिसंबर का आगाज़ था और खुनकी बढ़ गई थी। वो गन्नूदगी में थी जब उसे महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ है। वो झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ जहाँ वो अब बाल ड्राई कर रही थी अपने। चूँकि पीछे के सारे बाल आगे थे तो पीछे से कमीज़ गीली होने की वजह से चिपकी हुई थी। उसने खिफ़्फ़त के मारे दुपट्टा ढूंढा तो बेड पर था। महद ने बमुश्किल उस पर से नज़रें हटाई और पास आकर उसका दुपट्टा उसे ओढ़ाया, फिर बेड पर जा बैठा। जेब से वॉलेट वगैरह निकाल कर बाहर रखा। इससे पहले कि वो जूते उतारता वो भागकर उसके जूते थाम चुकी थी। महत खान को झटका लगा था। वो उसका जूता उतारती महत ने फुर्ती से उसका हाथ थामा। क्या कर रही हैं आप? एन डर कर उठ खड़ी हुई। उसका डर उसके चेहरे से वाज़ेह था। उसे लगा कि कुछ गलत कर दिया है उसने, जबकि बाहर से आने के बाद शाहनवाज़ के जूते वो खुद कमरे में उतारती थी। वो मैं बताना पसंद करेंगी कि अभी ये क्या हरकत की थी आपने? उसका लहजा सख्त हुआ। जूते उतार रही थी आपके, लेकिन क्यों? मैंने कहा आपसे, या मेरे हाथ नहीं है? उसने तेज़ आवाज़ में कहा, क्योंकि उसे ये हरकत हिला गई थी। उसने नम आंखों से उसे देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ गलती की है उसने। एन महद ने उसका हाथ थामते उसे साथ बिठाया। मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं, गुलाम नहीं। हम दोनों को इस रिश्ते में एक जैसे हकूक़ मिले हैं। अगर आज आप मेरे जूते उतारती हैं तो कल मैं भी आपके उतारूंगा, और उसमें कोई कबाहत की बात नहीं होगी फिर आपके लिए। एन ने चौंक कर उसे देखा। आपकी हैरत बजा है, लेकिन मेरी गैरत ये सब करवाना गवारा नहीं करती। हम मियाँ बीवी हैं, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। खुलकर सब बातें बोलें, आपका हक है ये। ज़िंदगी पहले कैसी थी ये हम दोनों को डिस्कस नहीं करना। इज़ दैट क्लियर टू यू? उसने सर हिलाया। दो भाई, एक खून, लेकिन इतने मुख्तलिफ। चलें खाना खिला दें, अब भूख लगी है। उसने उसके बालों को सहलाते धीरे से कहा, और वो पल पल आज उसे हैरत में डाल रहा था। हाँ, सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था। वो सब मर्दों जैसा नहीं था, या शायद ये कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। वो शख्स औरत की इज्जत करना, औरत को बनाना जानता था। आज उसे ईज़ा शाह की बदकिस्मती पर हंसी आई जो इतने अनमोल शख्स को छोड़ गई थी। वो मुस्कुराई थी और दिल से मुस्कुराई थी, न जाने कितने सालों बाद। मुस्कुराहट अच्छी लगती है आप पर, हंसा करें, किराया नहीं आएगा। महत खान ने उसे देखते हुए कहा। ऐन खान ने दिल में तहैया किया कि वो उस शख्स से उसके सारे गम छीन लेगी। हाँ, वो सब कुछ बदल देगी। पहली बार उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। शायद इस रिश्ते में मोहब्बत पहले ऐन खान का मुकद्दर ठहरनी थी।